सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं पैराजम्बल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये एडवांस लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने किए थे वो इजी लेवल के थे, ये एडवांस लेवल के हैं, लेवल 2। शुरुआत करते हैं सेशन की। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो आपने इनको बनाना है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ, क्वेश्चंस की लेंथ देख के आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज देख के आपने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें दिखने में मुश्किल लगती हैं बट होती नहीं है। ठीक है, आप जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वो अपने बाद एक के बाद दूसरी कड़ी, दूसरे के बाद तीसरी कड़ी जो है वो जुड़ती चली जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग अच्छी हो। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ, जिस बच्चे को रीड ही करना नहीं आता, अब एक कुछ बच्चे हैं जनरली वो ये कहते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन में ना कुछ ऐसी ट्रिक बता दो कि देखते ही बन जाए, देखते ही बन जाए। हाँ, क्वेश्चन सामने आया, हूँ बन गया, ऐसे थोड़ी होता है। क्वेश्चन आया बन गया, नहीं हो सकता है ऐसे भाई। ठीक है, देखते ही कैसे बन सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। कुछ बच्चे आरसी की भी ट्रिक मांगते हैं, आरसी की कुछ ऐसी ट्रिक बता दो कि बस पढ़ना ही ना पड़े, क्वेश्चन देख के ही आंसर पता लग जाए। तो फिर एग्जामिनर पैसे दे क्यों रहा है? आरसी आरसी दे देता, क्वेश्चन क्वेश्चन ही दे देता। ऐसी फिजूल की बातें करते हैं ना, तो वो मेरे को सेंसलेस लगती हैं बातें। तो मैं आपको पहले ही देखो, स्पष्ट बात, सीधी बात, स्पष्ट बात, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो आओ, वीडियो को पॉज करके बनाओ, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो कि मैं कैसे बना रहा हूँ, फिर उसी अप्रोच को अपने मॉक टेस्ट में और प्रैक्टिस में लगाओ बढ़िया। देखो, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ना फटाफट जल्दी से एक बार ना रीडिंग ले लिया करो, ऊपर ऊपर से नज़र निकाल लिया करो। जैसे भाई मेंटल इलनेस की बात हो रही है, ठीक है, डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है, फिर यहाँ पे भी मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस की बात हो रही है, उससे होने वाले शेम की बात हो रही है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, समझ गए। फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ की कुछ बात की है, और ये फिजिकल हेल्थ का ही एक, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ का ही एक पहलू होता है हमारा, है ना। और हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को। और फिर स्टिग्मा की बात हुई है, स्टिग्मा की बात ऊपर भी कहीं हुई थी, आप ऐसे रिलेट भी कर सकते हो, यस और नो, कि ये भाई वीकनेस का साइन नहीं है, ये लिखा हुआ ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। तो ऐसे एक बार मोटा मोटा आइडिया ले लिया जल्दी जल्दी में, मतलब यूं एकदम स्कैन करना, बिल्कुल वो यूं यूं, समझे। उसके बाद फिर आपने ऑप्शंस की तरफ जाना है। ऑप्शंस में गए तो ऑप्शन में पहला बी हो सकता है, सी हो सकता है। बी और सी दो ही ऑप्शन हमारे पास है। चलो जी, तो मैं आराम आराम से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को तो टाइम लेके ही समझाना पड़ेगा। तो पहला बी या फिर सी, तो मैंने बी को पढ़ा और सी को पढ़ा। बी में बोल रहा कि जो मेंटल हेल्थ है और जो मेंटल इलनेस है ना, वो इम्पैक्ट डालती है नियरली एवरी फैमिली को। ठीक है, येट जो स्टिग्मा है स्टिल कॉजेज सो मच शेम। स्टिग्मा क्या होता है? मतलब ये रहता है ना कि किसी को आप बता दोगे मुझे मेंटल हेल्थ इशू है, तो सामने वाले लगेगा कुछ नहीं होता। भूतों की बात थोड़ी कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, असली में है यार वो चीज़ तो। ठीक है, तो स्टिग्मा मतलब कि लोग समझते हैं पागल हो गया, दिमाग फिर गया, मेंटल हेल्थ पता नहीं क्या हो गया, इसको पागल खाने भेजना पड़ेगा, तो लोग बात ही नहीं करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ और जो मेंटल इलनेस है वो इम्पैक्ट डालती है हर फैमिली को, लेकिन उससे रिलेटेड जो स्टिग्मा है ना, वो कोज करता है सो मच शेम। मतलब हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करने से कतराते हैं, डर लगता है, आइसोलेशन का डर रहता है, सेल्फ डाउट का रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मुझ में ही कुछ कमी है शायद, है ना, लोग ऐसा कुछ कह देंगे, और खुद में मन में भी बहुत सारी बातें आने लगती है। द शेम कोज्ड बाय स्टिग्मा कीप्स पीपल फ्रॉम सीकिंग द ट्रीटमेंट दे नीड एंड डिजर्व। इसी शेम की वजह से कि सामने वाले क्या बोलेंगे, या खुद की जो एबिलिटीज़ पे जो डाउट आ रहा है, इन सारी चीज़ों की वजह से ना हम लोग ट्रीटमेंट को सीक ही नहीं करते हैं। सीक मतलब ढूंढते नहीं हैं ट्रीटमेंट को, ट्रीटमेंट के लिए जाते नहीं हैं। जो ट्रीटमेंट एक्चुअल में हमको चाहिए, जो हम डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम मानसिक रूप से बीमार हैं, बीमारी है वो भी एक। ठीक है, हालांकि आजकल तो लोग इसे एक्सेप्ट करने लगे हैं, बट स्टिल। तो बी में मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है कि कैसे वो स्टिग्मा कोज करता है, शेम कोज करता है ना, और कैसे वो हमारे अंदर ये इमोशंस को जनरेट कर देता है। फिर सी में बोल रहा है कि हम सेलिब्रेट करते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ को, ताकि हम याद कर सकें क्या, कि इट इज़ सिंपली एन एस्पेक्ट ऑफ वंस ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, कि मेंटल हेल्थ जो है हमारी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ का ही एक पहलू है। बाय टॉकिंग ओपनली एंड ऑनेस्टली अबाउट मेंटल हेल्थ वी कैन नॉर्मलाइज मेंटल हेल्थ एंड एलिमिनेट स्टिग्मा। कि अगर हम ओपनली बात करेंगे, ईमानदारी से बात करेंगे, तो हम नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि ये एक सजेशन है, और आपको नहीं लग रहा
कि इससे पहले एक बार मेंटल हेल्थ का डिस्कशन होना चाहिए कि कितने लोगों को इम्पैक्ट डालता है, उससे क्या क्या चीज़ें होती है, शेम होता है, स्टिग्मा होता है। बाद में बोलेंगे ना कि कैसे उसे नॉर्मल करना है, कैसे उस स्टिग्मा को हटाना है, ओपनली डिस्कस करके ऑनेस्टली उसके बारे में बात कर कर, ये बात की बातें होनी चाहिए। तो ये पहला नहीं हो सकता। और सजेशन दे रहा है, सजेशन वाले इन जनरल सेंटेंस जो होते हैं वो लास्ट के होते हैं, शुरू में नहीं होते हैं। तो पहला हमारे पास कौन सा आ गया बेटा? पहला आ गया हमारे पास बी। अगर पहला बी आ गया तो आपका ये ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया। अब आपके पास ऑप्शन है या तो बी सी या फिर बी डी। तो बी तो हमने पढ़ लिया था, सी भी हमने पढ़ लिया था, एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। डी में बोल रहा है कि जो स्टिग्मा है कैन कम फ्रॉम अदर्स। देखो स्टिग्मा की बात यहाँ पे भी हुई है और स्टिग्मा की बात यहाँ पे भी हुई है और स्टिग्मा की बात यहाँ पे भी हुई थी, ध्यान से समझना। बट इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। जो स्टिग्मा है वो कहाँ से आता है? दूसरों से आ सकता है। दूसरों से तो आता ही है, वेरी ऑफन इट कम्स फ्रॉम आवर सेल्स। खुद से भी स्टिग्मा आता है। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा मतलब कलंक। वैसे स्टिग्मा का एक्चुअल मीनिंग होता है, स्टिग्मा मतलब कोई ऐसी चीज कि अगर मैंने इसके बारे में बात कर दी तो पता नहीं लोग मेरे को पता नहीं क्या क्या कह देंगे, बदनाम कर देंगे। स्टिग्मा वो ये सेंस दे रहा है कि दूसरे तो उल्टा पुल्टा बोलते ही हैं, हम अपने आप को भी बहुत उल्टा बोलते हैं। और ये वीकनेस का साइन नहीं है भाई। इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस टू एक्नॉलेज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। अगर आप एक्नॉलेज कर लेंगे मेंटल हेल्थ को तो ये वीकनेस नहीं है, इनफैक्ट ये तो स्ट्रेंथ है। तो अब आप मुझे बताओ, सजेशन जो है बी के तुरंत बाद थोड़ी आ सकता है। पहले तो सारी चीज़ों के बारे में बात करोगे ना कि भाई मेंटल हेल्थ जो है इम्पैक्ट डालता है, मेंटल हेल्थ से स्टिग्मा होता है। फिर ये जो स्टिग्मा है भाई ये वीकनेस नहीं है यार, ये तो स्ट्रेंथ है। फिर बाद में बताओगे कि भाई ओपनली इसको एक्सेप्ट करो, ओपनली इसके बारे में बात करनी चाहिए, ये है वो सब बात की बातें। तो बी के तुरंत बाद सी नहीं आ सकता, बी के बाद आपका डी ही आएगा। क्योंकि वैसे ये बात यहाँ पे भी स्टिग्मा की हो रही है, यहाँ पे भी स्टिग्मा की हो रही है, और बोल रहा है कि ये स्टिग्मा दूसरों से नहीं खुद से भी आता है। तो पहले तो मेंटल हेल्थ को ही पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, बाद में उससे रिलेटेड हमें सजेशन देने हैं, यस और नो। बाद में पॉजिटिव बात करनी है, यस और नो। तो आपका बी और डी हो जाएगा। बी डी कहाँ पे है? वो रहा आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा, मतलब ये गलत है। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। Until we start to view mental illness as we view any other illness, will continue to face the devastating consequences caused by stigma। देखो यहाँ पे भी स्टिग्मा बोला है। यहाँ पे जब बोला था ना कि ये वीकनेस नहीं है भाई, ये एक स्ट्रेंथ है। और फिर बोल रहे जब तक हम ना मेंटल इलनेस को दूसरी बीमारी की तरह नहीं देखेंगे ना, तो हम लगातार फेस करते रहेंगे उसके जो खतरनाक परिणाम है, जो कि किससे आते हैं? स्टिग्मा से आते हैं। तो भाई पहले बोला कि मेंटल हेल्थ स्टिग्मा कोज करता है, फिर बोला कि जो स्टिग्मा है वो दूसरों से नहीं खुद से भी आता है, ये बोला ना। और फिर अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर स्ट्रेंथ नहीं समझेंगे, तो लगातार जो उसके हमें दुष्परिणाम है वो फेस करने पड़ेंगे। फिर आखिरी में आपको सजेशन दे रहा है, बी के अंदर कह रहा है कि जो मेंटल हेल्थ है और जो मेंटल इलनेस है, सॉरी आखिरी में सी आएगा, गलती से पढ़ दिया। आखिरी में फिर सी में बोल रहा है कि हम सेलिब्रेट करते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ को, तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि ये तो भाई पहलू है खुद की ओवरऑल फिजिकल हेल्थ का। देखो क्या ए वाली बात सी से कनेक्टेड है? बिल्कुल। देखो ए सी का पेयर भी है, इसमें भी यही बोला है कि इलनेस को दूसरी इलनेस की तरह समझना चाहिए। तो फिर आगे भी यही बोला, इसीलिए सो का क्या मतलब होता है? इसीलिए, कंक्लूड कर रहा है, इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि ये ओवरऑल फिजिकल हेल्थ का ही एस्पेक्ट है। मतलब जैसे दूसरी बीमारियां होती है वैसे ये होती है। ओपनली और ऑनेस्टली इसके बारे में बात करो और इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और यहाँ हमारा पैसेज समाप्त हो गया, बात खत्म। तो बी, डी, ए और सी थोड़े लेंदी हैं ये, बट डुएबल है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन है। चलो बना लिया। आओ, पूरा टॉपिक हमने पढ़ा तो पता लगा स्प्रिंग के बारे में बात हो रही है। अब हमने वन बाय वन इसको फिर पढ़ने की कोशिश करी। पहला हम ए पढ़ रहे हैं। ए में बोल रहा है कि जो स्प्रिंग है वो सीजन है चार्मिंग साउंड्स का, जिसमें बीज जो हैं वो हम करती हैं गार्डन के अंदर, बर्ड्स जो है ट्विटर करते हैं, ची ची वो जो आवाज़ें आती हैं ट्रीज़ के अंदर, और कुकूज जो हैं वो पागल हो जाते हैं खुशी से। अच्छा, स्प्रिंग में यहाँ पे बर्ड से रिलेटेड कुछ बातें करी हैं, ठीक है, साउंड से रिलेटेड बातें करी हैं। उसके बाद डी बोला है। डी में क्या बोला है? स्प्रिंग बेस्ट सीजन है साल का। यहाँ ये फर्स्ट है एक तरीके से, इसको और इसको कंपेयर करें, स्प्रिंग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। स्प्रिंग जो है वो बेस्ट सीजन है साल का। रिलीफ फ्रॉम विंटर चिल्स, रिलीफ फ्रॉम विंटर चिल्स मतलब सर्दियों के बाद एक रिलीफ मिलता है भाई। और एक वार्म वेलकम है समर्स का। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है? मॉडरेट हो जाता है इस टाइम में। तो सबसे पहले स्प्रिंग को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है।
अभी मैं इन दोनों में और कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ, उसके बाद पहले एक बार चेक कर लेते हैं। सी भी बोल रहा है, सी पहला हो सकता है। स्प्रिंग जो है शुरू होता है मार्च में, ख़त्म होता है मई में, जस्ट बिफोर समर सेट्स इन, समर के शुरू होने से पहले ही। इट सीम्स द होल वर्ल्ड हैज़ कम टू लाइफ, ऐसा लगता है पूरी दुनिया में जान सी आ गई है, सारी दुनिया एक्टिव हो गई है। फिलिंग आर हर्ट्स विद लॉट्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, और हम खुशी से झूम उठते हैं। अब अगर मैं ए, सी और डी को देखूं तो देखो, डी में तो स्प्रिंग के बारे में बताया कि स्प्रिंग साल का सबसे बेस्ट सीजन है। ए के अंदर ये बताया कि जो स्प्रिंग है उसमें कैसी साउंड्स होती हैं, और सी में क्या बताया, सी में ये बताया कि स्प्रिंग कब शुरू होती है। कब शुरू होती है, उसमें क्या क्या होता है, ये बाद की बात है। पहले ये बताना पड़ेगा कि स्प्रिंग की बात हो रही है, कि स्प्रिंग साल का बेस्ट सीजन है। फिर बेस्ट क्यों है उसको डिफाइन करते हुए आगे की बातें होंगी कि भाई चार्मिंग चीज़ें होती हैं, लाइफ खुशियों से भर जाती है, वो बाद की बात है। पहले इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस डी के अंदर हो रहा है। आप सभी बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं? तो डी कहाँ पे है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब डी सी कि डी ए, फिर से वही चीज़, डी तो हमने पढ़ लिया था, सी भी पढ़ लिया था और ए भी पढ़ा था, इन्हीं को ही अब जोड़ना है। मुझे यहाँ एक चीज़ दिख रही है, उसने बोला कि भाई विंटर चिल्स जो है उससे रिलीफ मिलता है, और ये वार्म वेलकम होता है किसका? समर का, क्योंकि टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है। तो अब बताना पड़ेगा कि भाई फिर ये कब आता है, फिर बताएंगे उसमें क्या क्या होता है। पहले स्प्रिंग को इंट्रोड्यूस किया, फिर बताएंगे ये कब आता है, उसके बाद बताएंगे उसमें क्या क्या होता है। बेसिक सा फ्लो है, जनरल फ्लो है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ये तो। अगर आप देखेंगे सी में बताया हुआ कब शुरू होता है, मार्च में, ख़त्म कब होता है, मई में, जस्ट बिफोर समर सेट्स इन, समर और समर का रेफरेंस भी है, समर के शुरुआत होने से पहले। एक ऐसा ऐसा टाइम होता है, होल वर्ल्ड जो है उसमें लाइफ आ जाती है, जान आ जाती है, खुशी आ जाती है, ये आ जाता है। इसमें तो ये बता दिया कि उसके अंदर क्या क्या होता है, पहले स्प्रिंग आया, कब आया, फिर क्या क्या होता है, वो बात की बातें। तो डीसी होना चाहिए। तो कहते डीसी भी सैल्यूट मैनू मारदा, पैरां च थानेदार रोलदा, तू नहीं बोल दी रकाने, तू नहीं बोल दी ते विच तेरा यार बोलदा। चलो, तो ये हमारा हो गया डीसी ए भी। उसके बाद एक चीज़ ना मुझे और दिख रही है, जैसे अगर ए और बी को हम लोग देखें तो स्प्रिंग में जो बोला है कि भाई चार्मिंग साउंड्स होती हैं, किसकी बात करिए? बीज की, बर्ड्स की और कुकूज की बात करिए। अगर हम बी में देखेंगे, बी में बोल रहा है इट इज़ डिलाइटफुल टू वॉक थ्रू कॉर्न फील्ड, बड़ा आनंद मिलता है जब हम कॉर्न फील्ड से निकलते हैं। येलो फ्लावर जो है मस्टर्ड के, मस्टर्ड मतलब सरसों की बात हो रही है। फ्लटर्स इन द ब्रीज, फ्लटर्स मतलब ऐसे लहराते रहते हैं हवा से। और जो अर्थ है वो ग्रीन गारमेंट को वेयर कर लेता है, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है पैराडाइज के अंदर। तो बहुत बेसिक सा था। पहले स्प्रिंग इंट्रोड्यूस हुआ, स्प्रिंग कब आता है, स्प्रिंग में बर्ड्स क्या करते हैं और अर्थ पे क्या क्या होता है। तो ये दोनों जो है एक तरीके से सेम सेम टाइप की बातें कर रहे हैं। बर्ड्स ऐसे हो जाते हैं और अर्थ ऐसी हो जाती है। तो ए बी का पेयर भी है, और देखो ये ए बी का पेयर है। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को जो मैंने गाना गाया बीच में समझ में आ गया। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बनाओ, आप बनाओ, वीडियो को पॉज कर लो भाई। चलो आ जाओ जी, उधेड़ देंगे क्वेश्चन को पूरा, डरना नहीं है 1% भी लेंथ देख के। पहले पढ़ते हैं बी को। अच्छा, पूरा पढ़ा तो पता लगा हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन ने हमारी क्रिएटिव परस्यूट को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब बी पे जाते हैं। बी में बोल रहा है व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टॉक टू समवन ऑन द बस, कब आपने लास्ट टाइम बस में किसी से बात की थी और वेटिंग रूम में बात की थी। अधिकतर लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, उनके हाथ में फ़ोन होता है, और मेजोरिटी ऑफ दोज अराउंड देम सीम टू बी डूइंग द सेम, और बाकी सबके हाथ में भी फ़ोन होता है और उसी में लगे रहते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते। ओके, एक सवाल इंट्रोड्यूस हुआ। डी में क्या बोल रहा है, क्रिएटिविटी जो है इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ यूज इट और लूज इट डिसिप्लिन। क्रिएटिविटी का मतलब है यूज इट और लूज इट। अगर आप क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं करोगे तो आप क्रिएटिव जो आपके अंदर स्किल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यू माइट वर्क इन ए क्रिएटिव जॉब रोल, हो सकता है आप क्रिएटिव जॉब रोल में काम कर रहे हो, बट इवन यू कुड बी स्ट्रैंगलिंग योर क्रिएटिविटी बाय बीइंग फास्टन टू अ डिवाइस कॉन्स्टेंटली। ऐसा भी हो सकता है कि आप क्रिएटिव जॉब रोल में हो बट फिर भी आप अपनी क्रिएटिविटी का दम घोट रहे हैं। कैसे? लगातार चिपके रहते हुए, किसके साथ? अपने डिवाइस के साथ। यहाँ पे क्रिएटिविटी के बारे में बताया कि क्रिएटिविटी खत्म हो रही है अगर मोबाइल से चिपके रहोगे तो। ओके, ए भी है हमारे पास। ए में क्या बोल रहा है,
कि जो प्रीडोमिनेंस है टेक्नोलॉजी का, प्रीडोमिनेंस मतलब हर जगह जो टेक्नोलॉजी है और जो स्मार्टफोन है इन पर्टिकुलर, उसकी वजह से हुआ क्या है, टू मैनी सजेशंस दैट द क्रिएटिव इम्पल्सेस जो है वो एक्सटिंग्विश हो गई हैं, खत्म हो रही हैं एक तरीके से। किसकी किसकी वजह से हो रही है, बाय आवर रिलायंस ऑन दीज टूल्स, स्मार्टफोन्स के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस है ना, इसकी वजह से हो रही है। देखो वैसे तो मैं फर्स्ट ढूंढ रहा था, मैंने ए भी पढ़ा, बी भी पढ़ा और डी भी पढ़ा, वही ढूंढना था, बी डी और ए। बट जैसे जैसे ये पढ़ रहे थे तो हमको ये चीज समझ में आई यहाँ पे कि ए और जो डी रिलेटेड है, क्योंकि इसने बोला टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन के प्रीडोमिनेंस से क्रिएटिव इम्पल्सेस जो है वो एक्सटिंग्विश हो रही है, मतलब खत्म हो रही हैं। तो तभी तो देखो यहाँ पे भी खत्म होने की बात की है कि क्रिएटिविटी एक ऐसा टूल है भाई, अगर यूज करो वरना उसको लूज कर दोगे। तो पहले बताना पड़ेगा ना कि किस वजह से क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी को फर्स्ट टाइम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा है कि क्रिएटिविटी इन वजह से खत्म हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा है ये लूज इट और यूज इट और लूज इट टूल है। उसके बाद बोल रहा है आप अपनी क्रिएटिविटी को खत्म कर देंगे अगर आप डिवाइस से लगातार चिपके रहेंगे। तो ऊपर भी तो यही बात बोली है कि अगर आप अपना डिपेंडेंस इन टूल्स पे बढ़ा देंगे तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये और ये एक ही बात कर रहे हैं, बट ये ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन्स का नाम लिया। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टर्म है। तो वैसे तो मैं फर्स्ट ढूंढ रहा था बट मुझे ए और डी का भी पेयर मिल गया। हालांकि बात यहाँ पे भी क्रिएटिविटी की हुई है, अगर आप देखोगे तो जो वेब है वो स्टिफल कर देता है। स्टिफल मतलब वही दम घोट देता है, किसका, क्रिएटिविटी का। कैसे, शब्दों को रिप्लेस करके, किसके साथ, इमोजीज के साथ। जब हम किसी से टाइपिंग में बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ बोलते नहीं है, इमोजीज भेज देते हैं, बल्कि कुछ लिख सकते थे, कुछ क्रिएटिवली कन्वे कर सकते थे, बट इमोजीज यूज करके हम अपनी क्रिएटिव इम्पल्स को खत्म कर रहे हैं। और जो कह रहा है प्री डिटरमाइंड फंक्शंस होते हैं, मतलब पहले से ही सेट होते हैं। कोई कोई वो क्या बोलते हैं, टैटू से बने होते हैं, मैं भूल गया उनको क्या बोलते हैं, जिफ वगैरह जो होते हैं, गिफ, उनको भेज दिया आपने, है ना। दिस हिंडर्स मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो वो टैटूज जो आपने बैनर से बना के भेज दिए, जो बने बनाए होते हैं, तो उससे क्या होता है, आप मीनिंगफुली कुछ कह सकते थे, वो नहीं कह पा रहे हैं। पीपल आर नाउ मोर फोकस्ड ऑन कंज्यूमिंग कॉन्टेंट देन क्रिएटिंग समथिंग यूनिक। तो कंटेंट कंज्यूम करने में लगे पड़े हैं ज़्यादातर, और कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं यूनिक। बात यहाँ पे भी क्रिएटिविटी की हो रही है, बट ए और डी पेयर में है, क्योंकि यहाँ पे भी यही बोला है कि जो ये टूल्स है स्मार्टफोन, इनके डिपेंडेंस से क्रिएटिव इम्पल्सेस खत्म हो रही हैं। और यहाँ पे भी यही बोला, अगर आप डिवाइस से चिपके रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी जो है वो स्ट्रैंगल हो रही है। तो ये दोनों पेयर में ज़्यादा लग रहे हैं रादर देन ये, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला कि फोन से चिपके रहने की बात नहीं करी, बस ये बोला कि वेब खत्म करता है और कैसे खत्म करता है। तो ए और डी पेयर में है। ए डी पेयर में पहले ये ढूंढो कहाँ पे है ए डी पेयर में। देखो यहाँ पे है और यहाँ नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि बी पहला होगा कि ए पहला होगा। और जहाँ तक मेरी समझ कहती है, जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो किसी भी जब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम पहले सवाल करते हैं फिर जवाब देते हैं। पहले एक सवाल आता है इंट्रोडक्शन में, उसके बाद जवाब आता है। ऐसा थोड़ी होता कि पहले जवाब है फिर सवाल है। तो यहाँ देखेंगे पहले सवाल है, क्योंकि इस सेंटेंस को बाद में रखने का कोई फायदा नहीं है। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि कब लास्ट टाइम था तुमने बस में किससे बात की थी। एक सस्पेंस बना के उसी बात को लाना चाह रहा है, स्मार्टफोन वाली बात को, कि इससे तुम चिपके रहते हो तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्योंकि देखो यहाँ क्रिएटिविटी, यहाँ क्रिएटिविटी, यहाँ क्रिएटिविटी, ये बिल्कुल अलग सेंटेंस है कि कब लास्ट टाइम तक तुमने बात की थी बस में किसी से और वेटिंग रूम में। अधिकतर लोग ऐसी सिचुएशन में फोन में ही चिपके रहते हैं, और मेजोरिटी ऑफ ऐसे ही हैं, सब यही कर रहे हैं, फोन में चिपके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन जनरल एक बहुत ब्रॉड सेंटेंस अपने आप में, ये ना क्रिएटिविटी की बात हुई, ना इधर वाली ना इधर वाली, यहाँ बिल्कुल एक जनरल सेंटेंस रखा है उसने। तो पहले सवाल पूछेंगे, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले बी आना चाहिए, तो आपका यही होगा। फिर उसने इंट्रोड्यूस किया टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ा शब्द, स्मार्टफोन उसको इंट्रोड्यूस किया जिससे क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। फिर उसने इसको इससे जोड़ा कि अगर आप डिवाइस से चिपके रहेंगे तो क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यूज इट लूज इट टूल है। और फिर आखिरी में बता रहा है ये वाला आपका कि भाई और कैसे कैसे ये खत्म करता है हमारी क्रिएटिविटी को, तरीका बता रहा है। पहले बोल रहा है कि चिपके रहोगे तो खत्म कर देगी, फिर तरीका बता रहा है कि कैसे खत्म कर देगी। इन दोनों में ये बोला है कि चिपके रहोगे तो खत्म कर देगी क्रिएटिविटी, डिवाइस से चिपके रहोगे। इसमें ये बता रहा है कि कैसे खत्म कर देगी, कि भाई इमोजीज भेज देते हैं, शब्द बोलते नहीं है हम, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन यूज करते नहीं है, प्री डिटरमाइंड फंक्शन ही बने बनाए जो फीचर्स होते हैं उसी को क्लिक करके भेज देते हैं, अपनी तरफ से कुछ लिखते नहीं है। समझ गए। तो ये बाद में आना चाहिए। तो पहला बी क्लियर है।
फिर आपका ये, और जो कि इसके साथ कनेक्टेड था ए डी, और आखिरी में कैसे कैसे क्रिएटिविटी खत्म हो रही है सी। तो फर्स्ट आंसर है। तो आप सब भी इस बात से बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे, छोटे होते हमने ये किया है। आजकल के बच्चे देखो फ़ोन में ही लगे रह रहे हैं। ज़िंदगी हमारी बड़ी सही थी, मस्ती किया करते थे, बारिश आ जाया करती थी, पार्क में पानी भर जाया करता था, मस्त यहाँ यहाँ तक, मस्त ऐसे स्विमिंग पूल में ये तैरा करते थे। खैर, इनका अलग स्विमिंग पूल चल रहा है। तो देखो ये जो जनरेशन है ना बेटा, ये जनरेशन जी है, इसे जेन जी कहते हैं। जेन जी जानते हैं आप लोग? जेन जी, जेन जी, जेन जी पता है कौन सी जनरेशन है? ये है 1997 से लेकर 2012 तक की जनरेशन है, ठीक है, जेन जी। और उसके बाद इससे पहले वाली भी एक जनरेशन होती है, इससे पहले वाली जनरेशन है 1981 से लेकर 1996। ये वाली जो जनरेशन है इसे मिलेनियल्स कहते हैं, मिलेनियल्स, ठीक है। इससे पहले की जो जनरेशन है वो बेबी बूमर्स है, वो पेरेंट्स की जनरेशन है। 1981 से 1996 मिलेनियल्स, ये जनरेशन जी, ये जो जेन जी है ना, ये यही वाली जनरेशन है जो मोबाइल के साथ पली बड़ी है, ठीक है। इसके बाद वाली जो जनरेशन है 2013 से लेकर अब तक प्रेजेंट तक की जो जनरेशन है आपकी, इसे कहते हैं जनरेशन अल्फा, जनरेशन अल्फा, ठीक है। कुछ लोग इसे जनरेशन निब्बा निब्बी भी कहते हैं, लेकिन आप इसे जनरेशन अल्फा कह दीजिए, ठीक है। चलिए, क्लियर है? आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जेनजी, मिलेनियल्स और आपका जनरेशन अल्फा। अगला क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को पॉज करके हाथों हाथ बना लेंगे। चलिए आ जाइए। पूरा पढ़ा? पूरा पढ़ने पे पता लग रहा है हमको बात हो रही है फॉरेस्ट की, ग्रीन हाउस गैसेस की, अच्छा एनवायरनमेंट की, और ग्रीन हाउस की पता होगी ये बात, यहाँ पे फॉरेस्ट की, CO2 की, समझ गए, क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ बात है, अफॉरेस्टेशन की, और क्या है, सिंक्स की बात हो रही है। सिंक मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है जो जगह कार्बन को, ठीक है। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा देखो, अगर आप डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, आपकी टॉपिक से फेमिलियरिटी है तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया, जब आप रीड करें तो आप हिस्ट्री भी पढ़े, पॉलिटी भी पढ़े, ज्योग्राफी भी पढ़े, इकोनॉमिक्स भी पढ़ें, साइकोलॉजी भी पढ़े, फिलोसफी भी पढ़े, टेक्नोलॉजी भी पढ़ें, सब पढ़ें। अब आप बोलोगे सर इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। भाई देखो, रीडिंग अच्छी करनी है तो सारी चीज़ों पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत गहराई में जाओ हर टॉपिक्स के, बट हर टॉपिक की ना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। हर फील्ड के बारे में एक इतना मतलब सुपरफिशियल लेवल पे तो एटलीस्ट नॉलेज हो, प्रोफाउंडली ना हो। तो सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से तो आप जानते ही हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में RC हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये पैराजम्बल्स हो गया, किसी भी कैटेगरी से आ जाते हैं। तो जब किसी भी कैटेगरी से आ जाते हैं तो आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि बस आपने अखबार पढ़ ली और हो गया काम। मैंने NCERT की बुक्स बच्चों को सजेस्ट की हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एट द सेम टाइम आप अखबार भी पढ़ें, न्यूज़पेपर भी पढ़ें, ठीक है। रीडिंग थोड़ी अपनी एक्सटेंसिव रखें। जिस बच्चे की रीडिंग अच्छी है ना, इंग्लिश उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए बिल्कुल मक्खन है, बाएं हाथ का खेल है। बट सिर्फ रीडिंग से भी काम नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा, टेक्निक्स भी सीखनी पड़ती है, जैसा कि मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद स्टूडेंट की इंडिविजुअल मेहनत पे डिपेंड करता है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि वो इंडिविजुअल कितना एफर्ट डाल रहा है। क्योंकि मैं तो सबको बराबर पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे मान लो क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 को बराबर पढ़ा रहा हूँ, तो सभी आगे नहीं निकल जाएंगे। सिलेक्शन उसी का होता है जो खुद से भी प्रैक्टिस करता है, खुद से भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, ना कि सामने वाले पे बस डिपेंडेंट है कि जो सर ने करवा दिया वो होता है जी, बस इतना ही हो जाए पेपर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट डालना पड़ता है। चले आओ, तो पहला ए हो सकता है, बोला ही नहीं है ऑप्शन में, पढ़ते ही नहीं हम फिर। वैसे भी बट से शुरू हो रहा है, नहीं हो सकता। पहला बी हो सकता है, बोला बी या डी, दो ही बोले हैं। इन्वायरमेंटल रिसर्चर्स जो हैं एक न्यू प्रोब में, प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वायरमेंटल रिसर्चर्स जो है एक न्यू प्रोब में उन्होंने कहा है कि इवन जो मैसिव कन्वर्जन है ना लैंड का, अगर उसको फॉरेस्ट्री में कन्वर्ट कर दे, वुड हैव ओनली अ स्लेंडर बेनिफिट, स्लेंडर मतलब थोड़ा सा ही बेनिफिट होगा अगेंस्ट द ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम। इवन, इवन करके बोला है, इवन मतलब कह रहा है अगर बड़े लेवल पे हम लैंड को फॉरेस्ट में भी कन्वर्ट कर देना, मतलब पेड़ लगा दें, तो थोड़ा सा ही बेनिफिट होगा जो ग्रीन हाउस गैस की प्रॉब्लम है। ग्रीन हाउस गैस मतलब कार्बन और मीथेन की बात हो रही है, जो कि इन्वायरमेंट में जाके ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैस उसको बोल रहे हैं। ये एक छोटा सा फ्लो है, मैं समझा देता हूँ। कार्बन है, मीथेन है, तो ये ऐसी गैसेज होती है जो इन्वायरमेंट में ट्रैप हो जाती हैं और कई सदियों तक रहती हैं।
उसके बाद क्या होता है कि जो सन की रेज हैं, जो सन की लाइट है, वो जब धरती पे पड़ती है तो वो धरती पे पड़ने से पहले इन गैसेस में अटक जाती है, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर में है और सन हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर है। तो बाहर से जब सन रेज आती हैं तो वो हम तक पहुंचने से पहले इन गैसेस में ट्रैप हो जाती है, और ये गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में काफ़ी सदियों तक रहती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म हो जाता है, वार्म, हमारा ग्लोब जो है वो वार्म हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समझे, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तभी आपने देखा होगा जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी नेशंस हैं, ये करते रहते हैं बैठक अपनी, और ये क्लाइमेट को मिटिगेट, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके जो इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको मिटिगेट करते हैं। मिटिगेट मतलब उसके दुष्परिणाम जो हो रहे हैं उसे कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, या और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते रहते हैं इनके, ठीक है, कि टेम्परेचर जो है पूरे ग्लोब का 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए 2050 तक। अगर चला गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर आप इम्पैक्ट देखते ही हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, सूखा कहीं बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो आप हिमालयन रीजन्स में भी देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट आता है जब एक्सटेंसिव रेनफॉल हो जाती है, उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। तो सब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये सारा का सारा, ठीक है। तो कह रहा है अगर आप बड़े लेवल पे भी कर लोगे ना तब भी कुछ नहीं होने वाला। मतलब पहले कुछ बात हो रखी है, पहले कहीं बोला होगा फॉरेस्ट्री की बात, पहले कहीं फॉरेस्ट लगाने की बात की है, तभी बोल रहा है बड़े लेवल पे भी कर लोगे ना कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब जब ये बोल रहा है कि इतने लेवल पे भी कर लोगे, मतलब पहले किसी लेवल पे करने की बात बोली होगी, तो ये फर्स्ट नहीं है। तो क्लियर हो गया, फिर डी होगा। और डी में पढ़ा तो एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को लगाना, फॉरेस्ट और क्रिएट करना। तो डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की कटाई। अफॉरेस्टेशन जो है इज बीइंग एनकरेज्ड अंडर द यूएन्स क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज ट्रीटी अंडर द थ्योरी। तो अफॉरेस्टेशन जो है एनकरेज किया जा रहा है इस एक ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट, उसके थ्रू। और उसमें क्या माना जा रहा है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो सिंक होते हैं। सिंक समझते हो, सिंक, जैसे आप सिंक में हाथ धोते हो, वॉश बेसिन जो होता है, तो वो सिंक ऐसे गड्ढा सा होता है ना, समझ गए। तो जो फॉरेस्ट है एक सिंक है जो कि सोक कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फॉरेस्ट एक सिंक है जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कार्बन अगर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो नहीं होगी, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा। तो फॉरेस्ट एक सिंक है, वो ये मान रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ तो पेड़ कार्बन एब्जॉर्ब कर लेंगे। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो अब डी में इंट्रोड्यूस किया अफॉरेस्टेशन को, तो डी पहला है, तो ये गलत और ये गलत। अब डी सी कि डी बी। अब सी में बोला है कि ये इस वजह से होता है क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कई दशक लेते हैं मैच्योर होने में। क्या किस वजह से होता है, हमने तो कुछ सुना ही नहीं भाई, क्या किस वजह से होता है। ये इस वजह से है क्योंकि फॉरेस्ट कई दशक लेते हैं मैच्योर होने में, और CO2 जो है वो लॉन्ग लास्टिंग मॉलिक्यूल है, एबल टू लर्क फॉर सेंचुरीज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में काफी समय तक मंडराता रहता है। क्या किस वजह से होता है ये तो कोई बात हमें पता ही नहीं लगा डी के अंदर तो सॉरी सी के अंदर। तो फिर मेरे ख्याल से डी बी पढ़ लेते हैं, डी बी देख लो, ये रिलेट भी हो गया, अभी हम पढ़ के भी आए थे। पेड़ लगाने की बात की थी, पेड़ एक सिंक है, फॉरेस्ट मतलब सिंक है, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर कह रहा है रिसर्चर्स पता क्या कह रहे हैं कि आप बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे आप लैंड को फॉरेस्ट में भी कन्वर्ट कर भी दोगे ना, फॉरेस्टेशन कर भी दोगे, अफॉरेस्टेशन, तो स्लेंडर बेनिफिट होने वाला, थोड़ा ही बेनिफिट मिलेगा ग्रीन हाउस गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब CO2 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये रिलेट हो गया, जा तो रहा है आपका डी बी। क्या आगे सी ए जा रहा है, फिर सी। तो क्या इसी का जवाब यहां पे है? तो ऐसा क्यों है कि अगर बड़े लेवल पे हम लैंड में फॉरेस्ट लगा दें तो ना के बराबर बेनिफिट क्यों मिल रहा है? कह रहा है वो इसीलिए है क्योंकि फॉरेस्ट को कई दशक लगते हैं मैच्योर होने में, तो हाथों हाथ थोड़ी रिजल्ट मिलेगा। और जो CO2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है और सेंचुरीज तक मंडराता रहता है, इसीलिए इसी वजह से कम बेनिफिट मिलेंगे, समझे कि नहीं। तो पहले बोला बड़े लेवल पे पेड़ लगा लोगे तो कम बेनिफिट मिलेगा, फिर बता रहा है क्यों कम बेनिफिट मिलेगा। और फिर देखो एक और बात बोली है, बट अनदर रीजन इज दैट। पहले एक रीजन दिया, फिर कह रहा है अनदर रीजन इज दैट, आखिरी में ए आना चाहिए। एक और रीजन ये है इज दैट कि जो फॉरेस्ट होते हैं ना, भले ही वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैस को, बट वो डार्कर होते हैं क्रॉपलैंड से, क्रॉपलैंड जहां फसलें उगाई जाती है। और ये फिर फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा सोलर हीट, और हाई लेटीट्यूड्स में होता क्या है, इसकी वजह से फिर और नेट वार्मिंग होगी। तो एक और रीजन दे रहा है, पहले बोला ना के बराबर बेनिफिट, फिर बोला कारण ये है, फिर एक और कारण दे दिया।
कंफर्म्ड है भाई। राउ चले, चलो जी। किसकी बात हो रही है? हैबिट्स, एजुकेशनल मटेरियल, व्हाट इज बेस्ट, ट्रैक करना है सक्सेस को। ओके, हम डिफरेंटली लर्न करते हैं, डिस्कवर करना है कि कैसे हम बढ़िया तरीके से लर्न कर सकते हैं, गाइडेंस लेने की बात हो रही है। चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। बी सी है ना। बी, मेकिंग अ हैबिट ऑफ ट्रैकिंग योर सक्सेस विद रीजनेबल एंड अटेनेबल गोल्स इज की। Our expectations have to fit our current level of aptitude regardless of what skills we are trying to improve. अगर हम हैबिट बनाते हैं अपनी सक्सेस को ट्रैक करने की जिसमें रीजनेबल और अटेनेबल गोल हों, वही की है सक्सेस की। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो फिट होनी चाहिए जितना हमारा करंट लेवल है एप्टीट्यूड का, मतलब जितने हमारे पास स्किल्स है ना उसी लेवल की एक्सपेक्टेशंस रखो। यूं नहीं कि टैलेंट आपके पास जीरो है और कमाने की सोच रहे हो 50 करोड़। तो जितना टैलेंट है उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस रखो, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट स्किल्स वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। चाहे फिर कुछ भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, अपना भी पहले देखो कितना कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस रखो, उसी के अकॉर्डिंग कुछ पाने की या कुछ करने की चाहत रखो कि कितना आप कर सकते हो, अपना लेवल देख लो। ठीक है, चलो जी। बी में कुछ अच्छी बात कर रखी है, इंडिपेंडेंट है। सी में बोल रहे हैं हम सारे लर्न करते हैं डिफरेंटली। अगर हम फोकस्ड एफर्ट नहीं लगाएंगे ये डिस्कवर करने में कि कैसे हम बेस्ट तरीके से लर्न कर सकते हैं, तो हम अपनी एबिलिटी को फिर लिमिट कर रहे हैं लर्न करने की। और अगर आपको फिगर आउट करना है बढ़िया से बढ़िया तरीके लर्न करने के, तो सबसे पहले हमें यह डिस्कवर करना पड़ेगा, डिस्कवर द पाथ दैट हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस। हमें सबसे पहले वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें हमें कम से कम एफर्ट लगे सबसे पहले। अब बी भी सही है और सी भी सही है, दोनों इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, बट बी में सक्सेस की बात हो रही है और यहां किसी चीज को लर्न करने की बात हो रही है, प्रोसेस की बात हो रही है। तो भाई पहले प्रोसेस चलेगा, लर्न करोगे, बाद में सक्सेस मिलेगी ना। सीधा सक्सेस से शुरुआत कर दें क्या? समझे कि नहीं? पहला सी है, पहला सी है। काटा मारो इसे अभी, पहला सी है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता ना, आप शॉर्ट लिस्ट कर लिया करो, जरूरी नहीं कि काटा मारे, आप और पढ़ लिया करो। अब सी के बाद ए की सी के बाद बी, अब बी में तो सीधा सक्सेस हो गया। क्या सी के बाद ए जा रहा है? टेक टाइम टू नॉट ओनली फिगर आउट, बिल्कुल जा रहा है, ये तो क्लियर ही हो गया। उसने बोला अगर हम एफर्ट नहीं लगाएंगे डिस्कवर करने में कि क्या बेस्ट है तो हम लिमिट कर रहे हैं। तो आपको फिगर आउट करना है बेस्ट वेज लर्न करने के। तो कह रहा है ना कि सिर्फ टाइम निकालना है फिगर आउट करने में व्हाट फॉर्मेट ऑफ एजुकेशनल मटेरियल यू कंज्यूम द बेस्ट, बट ऑल्सो आपको री इवेल्युएट भी करना है प्रोसेस को और हैबिट्स को जो कि आपने अपनाई है, ताकि आपका जो काम हो सके कंसिस्टेंट बेसिस पे। तो ये तो क्लियरली जुड़ रहा है। पहले बोल रहा फिगर आउट करना है, ना कि सिर्फ फिगर आउट करना है बल्कि ये भी करना है, ये तो रिलेटेबल है। तो सी ए कन्फर्म्ड है। कहाँ है सी ए? और सी ए का कहीं पेयर देखना हो तो वैसे यहाँ था, वो तो हमने काट ही दिया, तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। फिर डी में बोल रहा है सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम दोज हु आर फेमिलियर विद द प्रोसेस इज अनदर असेंशियल स्टेप। देखो पहले बोला फिगर आउट करना है, फिर बोला ना कि सिर्फ फिगर आउट करना है, रिवैल्यूएट भी करना है। फिर उसके बाद बोल रहा है एक और असेंशियल स्टेप ये है कि आप गाइडेंस भी ले सकते हो। ठीक है, जब हमारे पास मेंटर्स होते हैं ना जो कि चैलेंज करते हैं हमारी ओल्ड हैबिट्स को, तो हम ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जिससे कि ग्रोथ होती है। और फिर आखिरी में सारी चीज़ों के बाद फिर सक्सेस की बात होगी बी के अंदर, कि भाई हैबिट भी बना लो अपनी सक्सेस को ट्रैक करने की जिसमें रीजनेबल और अटेनेबल गोल हो, एक्सपेक्टेशंस जो हैं अभी के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल आखिरी में बात जा रही है। तो फिगर आउट, ना कि सिर्फ फिगर आउट बल्कि रीवैल्यूएट, और एक और स्टेप बोला है गाइड लेने का। तो ये तो क्लियर था सी ए डी वाला। समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं? आई होप सब क्लियर हो रहा है कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। बस रीडिंग अच्छी करो अपनी, वहाँ कमी नहीं छोड़नी है आपने। चलिए अगला क्वेश्चन बनाओ। तो पूरा पढ़ने के बाद हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। तो पता लगा बात किसकी हो रही है, सैफरन की बात हो रही है। ठीक है, क्या ए पहला हो सकता है? सैफरन को जाना जाता है गोल्डन कॉन्डिमेंट के नाम से। कॉन्डिमेंट क्या होता है? कॉन्डिमेंट बेसिकली मसाले होते हैं जिनको सब्जियों में या किसी भी डिश में डाला जाता है उसे थोड़ा सा और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सॉल्ट भी कॉन्डिमेंट एक तरीके से और भी जो मसाले हैं, ठीक है, वो भी कॉन्डिमेंट है। सैफरन भी ऊपर डाल दिया, ठीक है, केसर बोलते हैं सैफरन को।
तो सैफरन इज नोन एज द गोल्डन कॉन्डिमेंट। तो सैफरन को गोल्डन कॉन्डिमेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसकी हाई कैश वैल्यू है। एज इट इज़ अ लो वॉल्यूम टर्न आउट क्रॉप। लो वॉल्यूम का मतलब बहुत कम इसकी उपज होती है। उपज इंडियन एग्रीकल्चर जो कमर्शियल एक्टिविटी है सैफरन की, उसे गोल्डन जेस्ट कहा जाता है क्योंकि एक तो ना के बराबर इसकी उपज है, लो वॉल्यूम है और इसकी हाई कैश वैल्यू है। ठीक है, सैफरन के बारे में कुछ बता रहा है। सी पहला देख लेते हैं। सैफरन कहाँ पे नेटिव है, बेसिकली कहाँ पाया जाता है? साउथ वेस्ट एशिया में, क्योंकि उसका जो क्लाइमेट है उसकी वजह से और जो सॉइल कंडीशंस की वजह से। स्पेन, ईरान, इंडिया जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं सैफरन के। कश्मीरी सैफरन जो है वो बेस्ट क्वालिटी सैफरन है इस दुनिया का, एज इट हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ क्रोसिन इन इट। ओके, और डी में बोल रहा है कि डी भी है ना, हाँ, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इज सैफरन। देखो पहली लाइन से पढ़ते ही क्लियर हो रहा है। यहाँ बोला है सैफरन को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ बोल रहा है सैफरन कहाँ पाया जाता है, यहाँ बताया जा रहा है कि सैफरन है क्या। सैफरन जो है वो एक स्पाइस है, ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है सैफरन जो है। द स्पाइस सैफरन इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट सैफरन। क्या है, कहाँ से आया है वो वर्ड, पहले ये इंट्रोड्यूस करोगे ना, उसका इंट्रोडक्शन दोगे ना, ओरिजिन बताओगे ना। तो डी पहला है कि जो स्पाइस सैफरन है वो कहाँ से आया, प्लांट से आया। कौन से प्लांट से? सैफरन क्रोकस से। सैफरन जो है एक पेरिनियल हर्बेसियस प्लांट है और मेनली यूज किया जाता है सीजनिंग की तरह, बस ऊपर से डाला जाता है, या कलरिंग एजेंट है, कलर जैसे एनहांस करने के लिए आप लोग हलवे में डाल रहे हैं, खीर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, कलरिंग एजेंट है। तो यहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, बाद में बताएंगे कहाँ पे नेटिव है, फिर उसे और किस नाम से जाना जाता है, वो बाद की बातें हैं। तो डी पहला है, तो ये गलत, ये गलत। अब डी सी की डी ए। तो यहाँ पे एक छोटा सा लिंक है, जब इसको बोला है वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, तो एक्सपेंसिव स्पाइस है तभी तो वो बोल रहा है कि सैफरन को हम लोग गोल्डन कॉन्डिमेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी हाई कैश वैल्यू है। तो ये क्या बात रिलेट नहीं हो रही है? मोस्ट एक्सपेंसिव, हाई कैश वैल्यू, यस और नो। और इसकी कमर्शियल एक्टिविटी को गोल्डन जेस्ट कहा जाता है। तो ये एक्सपेंसिव, गोल्डन, हाई कैश, गोल्डन, ये रिलेटेबल नहीं है आपको दिख रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं डी सी में देखूँ तो बस सी में तो ये बताया कि कहाँ पाया जाता है, किस कौन कौन इसके प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं। पहले सैफरन को ही इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करो कि सैफरन एक्सपेंसिव है, किस प्लांट से आया है, किस नाम से जाना जाता है, फिर बताएंगे कहाँ पे वो नेटिव है, कहाँ पे वो उगाया जाता है, वो बात की बात है। तो क्लियर हो गया। फिर डी ए, डी ए है तो हमारा ये गलत, तो आगे चलते हैं। डी ए सी बी, फिर सी है कि यहाँ पे नेटिव है, ये इसके टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं और इसके अंदर हाई कंटेंट है क्रोसिन का। फिर बी में बोल रहा है कि जो सैफरन प्लांट्स है ना, ये सेंसिटिव टू एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर से सेंसिटिव है। मतलब अगर इनको आप बहुत ज़्यादा पानी दे दो ना इनके प्लांट को, तो ये सहन नहीं कर पाते उससे, जिसकी वजह से रूट्स सफोकेशन हो जाती है, रूट्स का दम घुट जाता है और वो ग्रो नहीं कर पाती है। तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये रेसिस्टेंट है वाटरलेसनेस से। अगर पानी कम भी होगा तब भी अपना काम चला लेंगे। अगर आप किसी चीज़ को रेसिस्टेंट करते हो, मतलब आप किसी चीज़ से रेसिस्टेंट हो, तो मतलब उस चीज़ का आपके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वाटरलेसनेस से रेसिस्टेंट है, जैसे हम बोलते हैं ये फ़ोन मेरा वाटर रेसिस्टेंट है, तो मतलब इस फ़ोन को वाटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बोला है वाटरलेसनेस से रेसिस्टेंट है, मतलब पानी अगर कम भी होगा तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा पानी तो उसके लिए नुकसानदायक है। ये कम पानी में ही बढ़िया। तो वैसे तो देखो प्लांट में या किसी क्रॉप में हमें कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर खुद अपने आप में एक वाटर ड्रिवन प्रोसेस है, एक्सटेंसिव वाटर ड्रिवन प्रोसेस है, ये सुनो। बट इसमें कम पानी लगता है और ये अडेप्ट कर लेता है किसी भी टाइप की इरीगेशन को, जैसे कि ड्रिप इरीगेशन है या फिर आपका कौन सी होती है, स्प्रिंकल इरीगेशन होती है, स्प्रिंकल होती है शायद, है ना। तो उसमें ये अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, बस आखिरी में आ गया हमारा, निकल गया था DACB। मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ आपको कि मीनिंग क्या है। कुछ बच्चों को हो सकता है मीनिंग ना बताओ चीज़ों का। ये अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ इसे एक बार, मज़ा आएगा आपको इसके अंदर। चलो बना लिया, आओ। पहला ए हो सकता है। ए में बोला लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स और जो इंटेलिजेंस एनालिस्ट हैं, इनके डिफरेंट मिशंस और वर्क हैं, इनके डिफरेंट टूल्स हैं, लीगल फ्रेमवर्क हैं, नॉर्म्स हैं। बोथ जो हैं वो अटेम्प्ट करते हैं क्या, टू पीस टुगेदर इवेंट्स, मतलब वो अलग अलग घटनाओं को साथ जोड़ते हैं और क्या करते हैं, फ्रॉम फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन, मतलब अलग अलग जगह से सबूत इकट्ठा करके एक अलग अलग जगह से सबूत इकट्ठा करके एक वो बनाते हैं, सुराग कह सकते हो,
एक एविडेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा चलो, दो लोगों के बारे में बात हुई है, दो टाइप के लोगों के बारे में, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस एनालिस्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट तो है, साइड रख लिया मैंने। सी में क्या बोला है, डेस्पाइट, अब ये मत सोचना डेस्पाइट से शुरू हो रहा है तो नहीं हो सकता, पढ़ा करो। Despite sharing an obvious relationship to protect national security between intelligence agencies and law enforcement, a number of barriers differentiate the two. कह रहा है भले ही शेयर करते हैं एक ऑब्वियस रिलेशनशिप जिसमें उनको प्रोटेक्ट करना है नेशनल सिक्योरिटी को, बावजूद उसके ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो लॉ एनफोर्समेंट है, इसके अंदर काफ़ी सारे बैरियर्स हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट दोनों शेयर करते हैं एक ऑब्वियस रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल सिक्योरिटी को, ये भी और ये भी। बावजूद उसके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करके बताती है। और अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर भी यही बात की थी, लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस एनालिस्ट और इंटेलिजेंस एजेंसीज एक ही बात है। एनालिस्ट को एजेंसीज बोल दिया, नाम अलग कर दिया, बात एक है। फिर बता रहा है इनके डिफरेंट मिशंस होते हैं, इनके डिफरेंट टूल्स होते हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। पहले तो कॉमन चीज बताओगे ना, बाद में अलग अलग बताओगे ना। तो कॉमन बात तो यहां बोलिए, कॉमन बात यह कि दोनों का काम है प्रोटेक्ट करना, बट बहुत सारी चीजें जो इनको अलग बनाती हैं। अब क्या अलग बनाती है आगे बात करेंगे कि इनके भाई डिफरेंट चीजें होती है, ये होता है वो होता है। हालांकि यहाँ पे भी बोला डिफरेंट है चीजें, यहाँ पे भी बोला डिफरेंट है, बट यहाँ पे ये भी बोला है कि इनका ऑब्वियस रिलेशनशिप है, उसको शेयर करते हैं। यहाँ कॉमन बात भी बोली है, तो पहले कॉमन बतानी होगी, बाद में अलग अलग करके बतानी होगी। तो अभी के अकॉर्डिंग सी पहला है। डी हो सकता है अगर आप सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करना चाहते हो, मतलब मुकदमा चलाना चाहते हो, आइदर बाय ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है किसी कोर्ट में सबूत पेश करके किसी को गिल्टी साबित करना या अपने पक्ष में मुकदमे को लाना। थ्रू अ प्ली डील। प्ली डील क्या होता है कि आप अपनी जुर्म कबूल कर रहे हो और उसके बदले आपको जज कम टाइम की वो दे रहा है, सज़ा दे रहा है। जैसे पुलिस वाले नहीं कहते ये आतंकवादियों को या फिर किसी भी मुजरिम को कि तू सच बोल दे, अपना गुनाह कबूल ले, मैं मेरी पहुंच है, मैं तेरे जो वो है सजा है कम करवा दूंगा। वो प्ली डील होती है। प्ली मतलब प्लीड कर रहे हैं कि हाँ मेरे से गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और हंसी खुशी एक्सेप्ट करते हैं तो सज़ा माफ़ भी हो जाती है। उससे ये इंटेंशन शो होती है मुजरिम की कि वो गिल्टी फील कर रहा है, तो उसे अपने अब पापों का प्रायश्चित करने का मौका दिया जाए। तो एक अच्छा बिहेवियर माना जाता है अपना गुनाह कबूल करना। ठीक है, तो उसमें सज़ा थोड़ी सी कम हो जाती है अगर लॉयर अच्छा है और उसके लिए बढ़िया, अगर वहाँ पे वो जज को कन्विंस कर दे तो या तो देखो, अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है सक्सेसफुली या फिर ट्रायल से या फिर प्ली से, तो इन्वेस्टिगेटर जो है उसको सप्लाई करना होगा एविडेंस ऑफ गिल्टी एक्शंस एंड इंटेंशंस बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। तो उसे सबूत देने होंगे कि उसने गलत काम क्यों किया है, और ऐसे सबूत होने चाहिए जिसमें कोई डाउट ना हो। तो ये तो अजीब सा बीच का कोई सेंटेंस लग रहा है। हमें तो ऐसा चाहिए जिसमें दोनों की बात हो रही हो, किसकी, लॉ एनफोर्समेंट की भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी। इन दोनों को ही कंपेयर कर सकते हो और इन दोनों को कंपेयर करके सी पहला है। ये गलत, ये गलत। सी ए कि सी डी? सी में क्या बोला है, सी बता दिया था। सी ए हो सकता है, हाँ। सी डी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जब बात कर दी कि भाई ऑब्वियस रिलेशनशिप शेयर करते हैं, बट फिर भी बहुत सारे बैरियर्स जो हैं इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को, फिर बता रहे हैं कि भाई कैसे, कि लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एनालिस्ट के डिफरेंट मिशंस होते हैं, डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, लीगल फ्रेमवर्क भी डिफरेंट है, नॉर्म्स भी डिफरेंट है। दोनों ही अटेम्प्ट करते हैं कि क्या करें, इवेंट्स को पीस टुगेदर करें, मतलब अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं उसे जोड़ें, किससे, जो इन्फॉर्मेशन टूटी फूटी मिली है उससे। तो ये दोनों बिल्कुल रिलेट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब सी और ए है। ये कहाँ पे है, ये रहा। तो आगे क्या डी भी है, चेक करते हैं। डी और बी। डी में बोल रहा है कि अगर आपको प्रोसिक्यूट, ये मुझे सेंटेंस अलग सा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका है नहीं, बट बात लॉ की तो हो रही है, लॉ से रिलेटेड तो है ये। अगर आपको सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करना है ट्रायल से या फिर प्ली डील से, तो इन्वेस्टिगेटर को सप्लाई करने पड़ेंगे एविडेंस गिल्टी एक्शन के। और बी में क्या बोल रहा है, एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट जो है बाय कॉन्ट्रास्ट, बाय कॉन्ट्रास्ट का मतलब है के विपरीत। ओके, समझो, देखो एक ये है और एक ये है, दो हमारे पास एजेंसीज है, एजेंसी नंबर 1, एजेंसी नंबर 2, समझना। इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंटेलिजेंस एनालिस्ट बोला, वो मैंने बता दिया। देखो फिर से वही, ये रही आपकी एजेंसी नंबर 1
और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स आपके एजेंसी नंबर 2। मैंने सेम सेम नाम दे दिया, 1 1 2 और 2। क्लियर। अब जब इसने बोला ना बाय कॉन्ट्रास्ट इंटेलिजेंस एनालिस्ट, इनमें भी दोनों की बात की, इनमें भी दोनों की बात की, यहां पे सिर्फ इंटेलिजेंस एनालिस्ट की बात कर रखी है, मतलब इसकी बस। और बाय कॉन्ट्रास्ट बोला मतलब के विपरीत। कहने का मतलब इसके अंदर फिर लॉ वाले की ही बात हुई है, उसका नाम नहीं लिखा, उसका काम लिख दिया। लॉ एनफोर्समेंट, लॉ कानून से रिलेटेड, देखो कानून की बात हो रही है। अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है ट्रायल से या फिर प्ली डील से, तो इन्वेस्टिगेटर, ये लॉ एनफोर्समेंट को ही बोल दिया कि उसे सप्लाई करने पड़ेंगे एविडेंस गिल्टी एक्शंस के, और इंटेंशंस बतानी पड़ेगी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। समझे कि नहीं। इसमें दोनों, इसमें दोनों, इसमें लॉ वाले की बात और इसमें फिर इंटेलिजेंस एनालिस्ट वाले की बात। तभी तो बोला बाय कॉन्ट्रास्ट, के विपरीत, मतलब पहले कोई बात हो चुकी है और वो यही हुई है। तो क्लियर हो गया। अब देखो इंटेलिजेंस एनालिस्ट क्या करता है, उसके जो गोल्स होते हैं दैट आर लेस अबाउट प्रूविंग अ केस इन कोर्ट, और यहां क्या बोल रहा है कि प्रूव करना पड़ता है, अगर सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करना है तो सप्लाई करने पड़ेंगे एविडेंस। तो कह रहा है इसी के विपरीत इंटेलिजेंस एनालिस्ट के ऐसे गोल्स होते हैं जिसमें से प्रूव नहीं करना होता कोर्ट में, बल्कि करना क्या होता है, इससे इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए, वेदर अबाउट अ पर्टिकुलर एडवर्सरी, चाहे दुश्मन के लिए या फिर डिस्क्राइब करनी हो डेवलपमेंट्स पॉलिसी मेकर्स के लिए, उसके लिए। एकदम क्लियर है। सी ए डी बी, सी ए डी बी थर्ड आंसर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये तो यार, जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आ गया। अगर इस लेवल की तैयारी की है ना भाई साहब, मैं कह रहा हूं आ जाए आपके सामने एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन, हिला दो तो। सारा टाइम हम लोग रोते रहते हैं लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है। मैंने तो आपको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक के करवा रहा हूं। तो आप बताओ अब क्या कमी रहेगी इसके अंदर। चलो, यहां पे भी 2-3 चीजें सीखने वाली हैं। देखो, टॉपिक की फेमिलियरिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ए पहला हो सकता है। ए में ड्रग रेसिस्टेंस, क्या होता है ड्रग रेसिस्टेंस, समझा देता हूं। आपको कोई बीमारी हुई, आपने उसके लिए दवाई ली, और आपको कई बार वो बीमारी हुई और आपने कई बार दवाई ली, और बीमारी नहीं भी होती थी वो, तब भी आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती थी, तो बिना डॉक्टर की परमिशन से, बिना डॉक्टर के पास जाए मेडिकल स्टोर से ले लेके आप दवाइयाँ खा रहे हो, तो उससे क्या होता है, ड्रग रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। वो क्या होता है कि दवाई आपके ऊपर काम करना ही बंद कर देती है, ड्रग रेसिस्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, है ना। आपकी बॉडी आपकी बॉडी, उस आपकी बॉडी के ऊपर उस दवाई का असर ही नहीं पड़ता है कुछ, क्योंकि इतनी बार आपने वो दवाई खा ली। फिर जब डॉक्टर ट्रीट करने की कोशिश करता है आपकी बीमारी को, वही सेम ड्रग देता है, आपके ऊपर असर ही नहीं होता। पहली बात, ये ड्रग का मतलब वो चरस, गांजा, कोकेन, हीरोइन नहीं है, ड्रग मेडिसिन को ही बोलते हैं, ठीक है। नहीं, एक आधे को बता दूं ना, कंफर्म कर दूं, हालांकि सबको पता है, बट कुछ है ऐसे ड्रग, ये क्या बात चल रही, तो क्लियर करना ज़रूरी है। चलो, तो ड्रग रेसिस्टेंस जो है वो किस वजह से होता है, मिसयूज़ की वजह से होता है। मिसयूज़ मतलब आप, आपको ज़रा सा सर में दर्द हो रहा है, आपने दवाई खा ली, मेडिकल स्टोर से मंगवाओगे, कुछ हुआ दवाई खा ली, कुछ हुआ दवाई खा ली, पैरासीटामोल, कॉम्बीफ्लेन, समझ गए, सैराडोन, सिट्राजिन, यही जो कॉमन दवाइयाँ होती हैं, सारा दिन टिगले जा रहे हैं। तो जो ड्रग रेसिस्टेंस है वो मिस यूज़ की वजह से होता है या फिर ओवर यूज़ की वजह से होता है एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स जैसे कि आपका अजिथ्रोमाइसिन टाइप हो गया, ठीक है, जो कि एनकरेज करता है बैक्टीरिया को कि वो इवोल्व कर जाए, सर्वाइव कर जाए, डेवलप करे नए वेज बीट करने के मेडिसिन को। जब आप बहुत ज़्यादा दवाई खाते हो ना, तो बैक्टीरिया कहता है अरे डेली का काम है, आगे फिर दवाई है मुझे मारने के लिए। वो अपने आप को इस तरीके से ढाल लेता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। मान लो बैक्टीरिया बॉडी में पहली बार कोई दवाई आई, तो बैक्टीरिया डर के भाग जाएगा, अरे भाई क्या आ गया है शरीर के अंदर, मुझे मार देगा, भाग जाएगा। अब आप कई बार वो दवाई खाओगे तो बैक्टीरिया भी बड़ा चालाक होता है, या वायरस भी बड़ा चालाक होता है, अरे फिर आ गया, अच्छा पिछली बार इसने मुझे ऐसे लपेटा था, अब मैं इसको ऐसा मुक्का मारूंगा इधर से, इसको इसने इधर से मारता, मैं इसको इधर से मारूंगा, ऐसे करके, है ना। तो वो भी अपने आप को अपने तरीके डेवलप कर लेता है कि कैसे इस दवाई से बचना है, तो वो ड्रग रेसिस्टेंट होगी ना बॉडी, अब समझेगी नहीं। तो बैक्टीरिया जो इवोल्व करने लग जाता है, नए तरीके डेवलप करता है कि कैसे बीट कर दो मेडिसिन को। रेसिस्टेंट इन्फेक्शंस जो है कैन बी डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल टू ट्रीट। अगर अगर ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो जाए कि आपको दवाई दे रहे हैं और उस इन्फेक्शन ट्रीट ही नहीं हो रहा, तो बड़ा मुश्किल है फिर उसे ट्रीट करना भाई, इम्पॉसिबल है उसे। ओके,
ड्रग रेसिस्टेंस के मिसयूज की बात की है। आगे आ जाते हैं, दो ही ऑप्शन है, ए और सी, बस सी में देखते हैं। माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ड्रग रेसिस्टेंस का ही दूसरा नाम है। अगर किसी को थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती तो ये टॉपिक बढ़िया से बना लेगा ये वाला, तो अदरवाइज तो वो सोचेगा यहाँ पे ड्रग रेसिस्टेंस माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है, समझ गए। तो माइक्रोबियल जो है वो ड्रग रेसिस्टेंस का ही दूसरा नाम है। तो माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इज बीइंग रेफर्ड टू एज अ साइलेंट पेंडेमिक। तो ड्रग रेसिस्टेंस या माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो होता है उसे साइलेंट पेंडेमिक कहा जाता है। क्यों? पेंडेमिक क्या है? महामारी जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। साइलेंट किसी को पता ही नहीं है कि ये भी चीज होती है कुछ, है ना। लोग तो दवाई खाए जा रहे हैं बस। पुटिंग ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इन डेंजर, जिसकी वजह से खतरे में आ रहे हैं एनिमल्स और ह्यूमंस। यहां बोला है ड्रग रेसिस्टेंस के मिसयूज और ओवरयूज की बात की है कि किस वजह से होता है। यहां ड्रग रेसिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया है कि ड्रग रेसिस्टेंस एक साइलेंट पेंडेमिक है जिससे कि सबको खतरा है। तो बताओ जनरल कौन सा है, सी की ए? सी। जिसको इंट्रोड्यूस किया, एक बड़ा नाम दे दिया, पैंडेमिक कितना बड़ा शब्द है, तो सी पहला है। अब यहां पे एक मजे की बात होगी, सी सी पहला है तो सी ए अपने आप बना हुआ देखो। तब आपको चेक करना है कि बी डी की डी बी, तो आपको चेक करना है बी डी की डी बी, बी डी की डी बी। अच्छा चलो, ड्रग रेसिस्टेंस को साइलेंट पेंडेमिक कहते हैं, इससे खतरा है। उसके बाद ये किस वजह से होता है? मिसयूज और ओवरयूज की वजह से होता है, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो बीट कर देता है मेडिसिन को अपने आप को इवोल्व करके, और इन्फेक्शंस जो है उनको ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब अगर मैं सी ए के बाद बी पढ़ता हूं, बी में बोल रहा है कंट्रीज जहां पे एक्शंस जो है लिए जा रहे हैं रिड्यूस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए और रीथिंक करने के लिए एंटी माइक्रोबियल्स के यूज को, वो शो करते हैं लोअर लेवल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस भी वही है कि ऐसी कंट्रीज जहां पे एक्शन लिए जा रहे हैं, है ना, किस तरीके के रिड्यूस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए और रीथिंक करने के लिए एंटी माइक्रोबियल के यूज को, तो वहां शो किया जाता है लोअर लेवल्स ऑफ। यहां तो एक्शंस बताए जा रहे हैं, ओके, कि एक्शन से क्या हुआ है। और डी में बोल रहा है बहुत सारी मेडिकल एडवांसेस जो हैं वो डिपेंडेंट है एबिलिटी पे। किसकी एबिलिटी पे? इन्फेक्शंस को फाइट करने की एबिलिटी पे, यूजिंग एंटीबायोटिक्स। समझो भाई, हमारी जो मेडिकल एडवांसेस है ना वो डिपेंडेंट है किस चीज़ पे? अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसे पता कैसे फाइट करते हैं? वो एंटीबायोटिक्स देते हैं कि एंटीबायोटिक ले ले, इन्फेक्शन भाग जाएगा। चाहे जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात हो, कैंसर थेरेपी हो, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिसीजेज हो, डायबिटीज़ जैसे अस्थमा, और ये रेमेटोइड आर्थराइटिस है आपका, घुटने में जो दिक्कत होती है आपको। तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए या इन्फेक्शंस को डील करने के लिए हमारे पास एक ही एबिलिटी है, क्या? कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। अब जब यहाँ बोला इन्फेक्शंस जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और समटाइम्स इम्पॉसिबल टू ट्रीट है, बट अगली ही लाइन में क्या बोल रहा है वो? अगली ही लाइन में यहाँ पे वो बोल रहा है कि बट हमारे मेडिकल एडवांसेस तो डिपेंडेंट हैं इन्फेक्शंस को फाइट करने की। जब भी बात होती है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो क्या ये इसके साथ नहीं जा रहा है? यहाँ तो एक्शंस बताए जा रहे हैं कि क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं कम करने के लिए। अभी तो पहले बात तो करो पूरी इन्फेक्शंस की, ट्रीट करने की, फाइट करने की, एंटीबायोटिक्स का यूज करके। तो सही था, सी ए तो कंफर्म्ड था, सी ए तो उसने अपने आप बना के दे दिया, और इससे रिलेटेड आपका जो था वो डी था। तो सी ए डी जाएगा। सी ए डी कहाँ पे है? ये रहा, मतलब सेकंड आंसर है। समझ में आया जी? कोई दिक्कत, कोई कमी पेशी? चलिए आगे चलते हैं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं। अगला आपके सामने है ये, पोज कर लो, वीडियो को बना लो जल्दी से। चलिए, तो सबसे पहले उसने बोला है या तो बी पहला है या फिर सी पहला है। बी में बोला है इन लाइन विद इट। इन लाइन विद इट मतलब इसी के साथ साथ। किसके साथ साथ? पहले कोई बात हो चुकी है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे देखा जा रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स रियलाइजिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। इन लाइन विद इट, इससे पहले कोई बात हुई है तभी बोल रहा है, उसी के साथ साथ एक और चीज़ की बात कर दी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। तो बी पहला नहीं है, बी पहला नहीं है तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। मतलब सी पहला है तो सी बी का पेयर तो उसने बना के दे दिया, फिर क्लियर ही हो गया सी पहला है। कि जो इंडियन क्राफ्ट्स हैं और एग्रीकल्चर है और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल है डोमिनेट करने का ग्लोबल मार्केट को।
अगर प्रोवाइड की जाए उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज, किसके लिए? फॉर सिस्टेमिक ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन, पूरे सिस्टम के लेवल पे अगर ग्रोथ करनी है और अगर उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है तो उसमें बहुत पोटेंशियल है, और अगर उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाए तो सी तो उसने खुद ही कह दिया। अच्छा, तो फिर इसी के साथ इसको जोड़ दिया ना, सीबी को, इन लाइन विद इट, इसी की बात करते हुए जोड़ रहा है इसको फिर, है ना, कि इंडियन क्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स में बहुत पोटेंशियल, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। इसी के साथ साथ इसी के चलते ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो एक इनिशिएटिव है जिसे देखा जा रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है, किसके टुवर्ड्स? ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने के टुवर्ड्स, क्योंकि यहाँ बोला ना पोटेंशियल है, तो यहाँ बोला है ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने के टुवर्ड्स ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है। तो सही तो बोला, इन लाइन विद इट, जिसमें फ्यूलिंग होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, गांव गांव में भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे, मतलब जो व्यवसाय है उसको और ऊपर लेके जाएंगे। अब CBAD की CBDA, ए में बोला जो प्रोडक्ट्स होंगे ODOP, तो पहले फुल फॉर्म फिर शॉर्ट फॉर्म। इस प्रोजेक्ट के तहत जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको चूज किया जाएगा स्टेट्स के द्वारा और यूटीज के द्वारा, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को समझा जाएगा और प्रोडक्ट्स को समझा जाएगा GI टैग्स के साथ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं शायद इसे, आई एम नॉट श्योर, देख लेना। अच्छा, और डी में बोल रहा है कि न्यूमरस माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बेनिफिट लेंगे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन से, बेटर एक्सपोजर टू मार्केट से, फॉर्मलाइजेशन से। अरे भाई फॉर्मलाइजेशन तो पहले यहाँ होगी ना, किस प्रोडक्ट्स के तहत ODOP प्रोजेक्ट में ये चूज़ किया जाएगा, प्रोडक्ट स्टेट्स के द्वारा, यूटीज़ के द्वारा। पूरे पहले एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को समझेंगे, पहले प्रोडक्ट्स को वो क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, उसके बाद ही तो फिर बेनिफिट होगा ना। तो बिल्कुल क्लियर है, इसके बाद ये जा तो रहा है, BA जा रहा है, फिर आखिरी में बेनिफिट होगा सबको, जिससे कि क्या होगा, ये जो रूरल वाले एंटरप्रेन्योर होंगे ये भी ग्रो कर पाएंगे, कंपेटिटिव बन पाएंगे नेशनल में भी और ग्लोबल स्पेस में भी। तो पहले फॉर्मलाइजेशन यहाँ होने की बात हो रही है ना, कि प्रोडक्ट्स को चूज किया जाएगा स्टेट्स के द्वारा, तो ये है ना फॉर्मलाइजेशन। तो CB क्लियर था और AD भी है। CBAD कहाँ है, ये रहा ना, फर्स्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है और फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को, फिर अगली क्लास में और देखेंगे। चलो बना लिया, चलो ADBA, ए में क्या बोला है, अगर यूज़ करते हो पब्लिक टॉयलेट को तो नो डाउट एक नाइटमेयर है। पब्लिक टॉयलेट मतलब बाहर कहीं शौचालय का आप यूज़ करते हैं तो नाइटमेयर है। नाइटमेयर मतलब इतनी ख़राब चीज़ है कि आपका मन ही नहीं करेगा बाहर कहीं जाने का, मतलब बाहर कहीं पे भी टॉयलेट यूज़ करने का, क्योंकि आपको पता ही है कैसी सिचुएशन होती है, कैसी कंडीशंस हैं। बट अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाए, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है। लड़कों के पास तो फिर भी ऑप्शन होता है, लड़कियों के पास तो वो भी नहीं होता है, तो उनको अनअवॉइडेबल सिचुएशन में यूज़ करना ही पड़ता है। वी शुड एडहेयर टू का मतलब है फॉलो करना, हमें फॉलो करनी चाहिए कुछ गाइडलाइंस जिसमें रिड्यूस किया जा सके रिस्क, किस चीज़ का, जिससे कि फ्लू लग सकता है, कोल्ड लग सकता है, फीकल बॉर्न डिसइंफेक्शंस। फीकल फीसिस से आया, फीसिस मतलब स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, उसमें जो मतलब समझ गए ना, उससे जो उस गंदगी से जो इन्फेक्शन हो वो फीकल बॉर्न इन्फेक्शन है। ओके, बी में क्या बोला है, अगर क्लीन करना है पब्लिक टॉयलेट सीट को टॉयलेट पेपर के साथ, अगर आपको ये चीज़ बहुत भद्दी सी लगती है, गंदी सी लगती है, तो आप टॉयलेट पेपर को सीट पे रख दें और यूज़ करें टॉयलेट सैनिटाइज़र। यहाँ तो तरीका बता रखा है कि कैसे यूज़ करना है पब्लिक टॉयलेट सीट को। और डी में क्या बोल रखा है कि डोर हैंडल जो है पब्लिक टॉयलेट का वो मोस्ट कॉमन हॉटस्पॉट है बैक्टीरिया का, क्योंकि सबके गंदे हाथ वो दरवाजे पे ही लगे होते हैं, तो उसको टच करना अवॉइड करें डायरेक्टली, और डोर को पुश करें अपनी एल्बो से या फिर टिश्यू का यूज़ करें डोर को ओपन करने के लिए, ताकि बैक्टीरिया आपके हाथ में ना आ जाए। तो देखो इसमें भी तरीका बताया है, इसमें भी तरीका बताया, लेकिन पहले बताना पड़ेगा ना कि हमें फॉलो करनी है कुछ गाइडलाइंस, उसके बाद गाइडलाइंस आएंगी ना। ये भी गाइडलाइन है, ये भी गाइडलाइन एक तरीके की, कभी मत भूलो फ्लश करना वंस यू आर डन, ये भी गाइडलाइन, ये भी गाइडलाइन, ये भी गाइडलाइन। तो पहले बताना पड़ेगा कि भाई पब्लिक टॉयलेट बहुत बेकार चीज़ है, मतलब बेकार इन द सेंस कि वहाँ जाना तो मतलब ऐसा है कि मूड ख़राब करना, बट अनअवॉइडेबल सिचुएशन में कोई ऑप्शन नहीं है, तो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है, फिर गाइडलाइंस बता रहा है। ए पहला है, तो ये गलत, ये गलत, AD और AD मिल गया।
बना बनाया है ए और डी। तो हैंडल की बात हम कर चुके हैं, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, सी बी की बी सी, बी भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि भाई पब्लिक टॉयलेट को क्लीन करना टॉयलेट पेपर के साथ, अगर आपको ये बहुत ईयू वाली फीलिंग आती है तो आप टॉयलेट पेपर को सीट के ऊपर रख दे तो बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए, सीधा ना बैठे। और सी में बोल रहा है फ्लश करना ना भूले कभी भी जिंदगी में, फॉलो द सेम स्टैंडर्ड हाइजीन रूल यू प्रोबेबली ऑलवेज डू, वॉश योर हैंड्स थॉरली फॉर 20 सेकेंड्स। यहाँ तो लोग हाथ नहीं धो रहे हैं वो 20 सेकेंड के लिए बोल रहा है। खैर, और कुछ तो ऐसे टूटी चल रही होगी, हो गया चलो भाई कपड़ों से चलो आए बल्ले बल्ले। खैर, अब ये एक आदत तेरे से अपनी बता रहे हो सर, अपनी नहीं नहीं भाई वैसे बता रहा हूँ इन जनरल, घर घर के यही सीन है। चलो अपनी नहीं बता रहा हूँ भाई, हम तो रगड़ के हैं, डेटोल पूरा है। वैसे 20 सेकंड तक तो कौन खड़ा होता है यार, 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा है ना, 20 तो कौन धो लेगा। अच्छा मुझे बताओ, पहले टॉयलेट में जो गए हो काम करने के लिए वो करोगे कि पहले हाथ धो लोगे? हाथ बिल्कुल बाद का प्रोसेस होता है धोना, तो ये आखिरी में आना चाहिए। सी आखिरी में कहाँ पे है, ये रहा, मतलब फोर्थ आंसर है। तबीयत थोड़ी ऐसी ही हो रही है, खैर कोई बात नहीं, ध्यान रखिए अपना। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चंस आपको बढ़िया लगे हैं। मैंने बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल पैटर्न के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं ना वही रखे हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट एग्जाम वाला जो आइडिया है लेवल वाला, वो आइडिया लगे। करेंगे अभी और हम लोग पैराजंबल भी बनाएंगे अगली क्लास के अंदर भी। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।